साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीके राज स्वागत करता हूं द भारत शो में। दोस्तों, आज बात होगी एजुकेशन के ऊपर और इसी कड़ी में आज द भारत शो के जो मेहमान हैं, आज मैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो आज अपना खुद का स्कूल चलाते हैं। वो अपना एजुकेशन लेने के बाद एमसीए तक वो अपना एजुकेशन ले रखे हैं और एजुकेशन लेने के बाद उनकी सोच हुई कि नहीं, हम एक स्कूल की स्थापना करें, तो अपने स्कूल के वो नींव डालें। आज हम सभी जानेंगे कि अपने स्कूल को वो किस तरह रफ्तार दे रहे हैं, किस तरह बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। स्कूल की मैं बात करूं तो नाम है गूगल मेकर इंटरनेशनल स्कूल। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए मिस्टर दानिश आलम जी को। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद दानिश आलम है। मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं और मैं एक स्कूल का संचालक हूं। मेरे स्कूल का नाम गूगल मेकर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है। आज जहां की मैं बात करूं, जानकारी मिली है कि आपका जो एजुकेशन हुआ वो एमसीए तक आपने किया जी। और एजुकेशन करने के बाद बहुत सारे फील्ड है वर्क करने के लिए, लेकिन आपने एजुकेशन को ही चुना कि नहीं, चलो स्कूल की एक स्थापना करते हैं, वहां से बच्चों को एजुकेशन देते हैं। तो ये सोच और ये जर्नी आपका कहाँ से स्टार्टिंग हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी जो शुरुआती पढ़ाई हुई थी वो मुजफ्फरपुर में ही हुई थी और प्राइमरी के बाद मुजफ्फरपुर में मेरे एक अंकल थे और उनका भी एक स्कूल चलता था, इंडियन पब्लिक स्कूल। तो वहाँ से हमने, चूँकि घर के ही लोग हैं, फैमिली के मेंबर हैं, तो वहाँ से हमने शुरुआती पढ़ाई, जो प्राइमरी हमारी पढ़ाई होती है, वो वहाँ से मैंने पूरी करी। उसके बाद उन्हीं के देख रेख में, क्योंकि छोटे अंकल थे तो ज़्यादा मानते थे, और उन्हीं के देख रेख में हमारे जो फादर थे वो एकदम से उनको दे दिए थे कि ये तुम्हारे हैंड का। तो उन्हीं के देख रेख में फिर आगे की हमने तैयारी करी। वो बोले कि इंजीनियरिंग में जाना है, मैं बोला मुझे कंप्यूटर साइंस से कुछ ज़्यादा लगाव था। तो फिर आगे 10th के बाद 12th पे मैथ्स मेरा स्ट्रीम था। मैथ्स से जब मैंने साइंस से 12th अपना किया तो फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा स्ट्रीम चूज़ करूँ। एक तरफ था इंजीनियरिंग, क्योंकि एक्चुअली में जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो ये है कि 12th अगर आप मैथ से किए हैं तो आप बेसिकली इंजीनियरिंग को पकड़ लीजिए, अगर बायो से किए हैं तो आप जाइए और जा करके मेडिकल लाइन को पकड़ लीजिए। अब मेरे उस समय में चूँकि कंप्यूटर एक अच्छा चीज़ था और लोगों का उधर विश्वास बढ़ रहा था, कंप्यूटर सेक्टर में लोग जाना चाह रहे थे। इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस है, लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग का शौक़ था और मैंने प्रोग्रामिंग के माध्यम से, मतलब इस शौक़ को पूरा करने के लिए अपना बीसीए की पढ़ाई को चुना और मैंने बीसीए मुजफ्फरपुर से किया। बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए करने के बाद एमसीए का मुजफ्फरपुर के अंदर में उस समय तक ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो मैंने चूज़ किया कि बाहर से, बहुत से मेरे दोस्त भी बोले कि बाहर से भाई कर लो, एमसीए बाहर से कर लो, तो मैंने ट्राई किया और सोभित यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया और फिर सोभित यूनिवर्सिटी से मैंने अपने एमसीए का कोर्स कंप्लीट किया। अब एमसीए का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे कंपनी, हमारा कैंपस भी हुआ था, बहुत सारे कंपनी में जॉब के ऑफ़र थे, हमने जॉब भी किया एक्सचेंजर में। उसके बाद में वो, लेकिन मेरा जो मन था पढ़ाई के समय में, पढ़ते समय में, वहाँ पर जो कठिनाइयाँ हुई बिहार में पढ़ाई, और जो क्योंकि मैक्सिमम लोग जो बिहार से आए थे और हमारे साथ जो बिहार विश्वविद्यालय में साथ में पढ़े थे, वो मैक्सिमम लोग, मुझे लगा कि बिहार बोर्ड के छात्र हैं, और बिहार बोर्ड के छात्र जब यहाँ से बाहर गए तो उन्हें इंग्लिश को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और यही वो पीरियड था बीसीए का जहाँ पे मैं अपने दोस्तों को अक्सर बोला करता था कि भाई तुम इंग्लिश का कोई कोचिंग कर लो, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर की सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी। तो ये सब चीज़ें थीं, और बाद में उन लोगों को जॉब हुआ और जॉब में गए, बहुत अच्छे से अपना काम आज भी कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन में हैं, लेकिन उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। ये फैक्ट है, क्योंकि बिहार बोर्ड का स्ट्रीम जो है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बेसिकली हिंदी मीडियम है और हिंदी मीडियम पे फोकस होता है, लेकिन इंग्लिश पे वहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। हालांकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है आपका, इंग्लिश ग्रामर होता है, इंग्लिश का लिटरेचर होता है, लेकिन उस तरीके से बच्चों को डेवलप नहीं किया जाता है कि आगे चल करके उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। आगे चल करके ऑब्वियसली बच्चों को परेशानी होती है,
बेसिकली जो एवरेज बच्चे होते हैं। तो ये चीज़ें मैं देखा, देखने के बाद वहाँ जॉब किया, लेकिन अब क्या कहते हैं ना कि जिनको मालिक बनने का शौक होता है वो नौकरी से खुश कभी नहीं होते हैं। हालांकि नौकरी भी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी अपनी सोच की बात है। तो मैं वहाँ दिल्ली से जॉब कर रहा था, मैं वहाँ उसके बाद बेंगलोर गया, बेंगलोर से छोड़ करके मैं वापस मुजफ्फरपुर आया। इसी बीच मुजफ्फरपुर में उस समय में फिर कोविड का जो फर्स्ट वेव था वो आया, तो फिर दोबारा जाने का मौका नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे को देखा मैंने, स्कूलिंग उनका छूट गया, स्कूलिंग छूटते हुए देखा, क्योंकि कोविड के समय हम आप देख रहे हैं कैसे बच्चे कोविड के दौरान स्कूल, जितने भी स्कूल थे, गवर्नमेंट का जो एडवाइजरी आया था उसके लिए स्कूल को बंद करना था और बच्चे घर में ही फंस गए थे। तो पहले तो ये सिलसिला चालू हुआ घर से ही, कि क्योंकि मेरे भी घर में टोटल मिलाकर 7-8 लगभग बच्चे थे, क्योंकि हम लोग एक कंबाइंड फैमिली है, अलग अलग है, लेकिन एक कंबाइंड घर है, उसी में पार्टली डिवाइडेड है और 7-8 बच्चे टोटल मिल जाते हैं। तो उन लोगों को पढ़ाई को लेकर के इशू था। अब स्कूल वाले उस दौरान जब स्कूल बंद था तो वो फी भी मांगते थे। तो जो भी मुझे लगा कि जो गरीब फैमिली से है, चाहे पुअर बैकग्राउंड से, उनको वो फी को देना थोड़ा मुश्किल था और सरवाइव करना मुश्किल था। इस कंडीशन में मैंने स्टार्ट किया। और दूसरी बात है कि घर के जो बच्चे थे वो खेल में उनका ज़्यादा ध्यान आ रहा था, तो मैंने घर में ही एक क्लास स्टार्ट कर दिया। सोचा कि अब इस क्लास से इन लोगों, क्योंकि मुझे भी नहीं कहीं जाना था, जॉब ऑलरेडी रिजाइन करके आया था, तो वर्क फ्रॉम होम का भी सवाल नहीं उठता है, तो मैं भी फ्री था, मेरा भी मन नहीं लग रहा था, तो बच्चों को पढ़ाना घर में स्टार्ट कर दिया। अब बच्चे पढ़ते थे और मुझे पढ़ाने में वहीं से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। अब जब इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा कि जो पुअर बच्चे थे उससे मैंने मेहनत करके, और उन बच्चों का भी मेरे तरफ लगाव था, क्योंकि वो भैया हो चाहे अंकल हो, सब तरह के बच्चे थे, तो वो मुझे अपना सर ना मान करके एक दोस्त मानते थे और मैं भी उनके दोस्त की तरह बर्ताव करता था। तो वो बच्चों में देखा है इम्प्रूवमेंट, और घर के लोग इसके लिए बहुत सारा अप्रिसिएट किए मुझे, क्योंकि बच्चे घर के हैं और इम्प्रूवमेंट है। तो इस तरीके से लॉकडाउन में उन लोगों को मैंने, मतलब जितना स्कूल से उनको नहीं मिलता उससे ज़्यादा, शायद मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा दिया उनके गार्जियन भी बोलते हैं। तो उनके गार्जियन को ऐसा लगा तो शायद बोलते हैं। तो इस एप्रिसिएशन को लेकर के मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना ये जो दायरा है इसको बढ़ाया जाए, क्यों ना मैं सोसाइटी के लिए काम करूं, जहां पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिस समय मैं बीसीए में था चाहे एमसीए में था, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए हर काम को तो कोई भी आदमी 100% क्योर नहीं कर सकता है, लेकिन कोशिश कर सकता है कि वो कहाँ तक अच्छा कर सके। तो मैंने वो अच्छा करने की कोशिश के लिए ही एक सोचा कि एक क्लास करते हैं, इंग्लिश का एक क्लास खोलते हैं, पैसा कमाना है, वहाँ भी जाना है, पैसा कमाना है, यहाँ भी रहना है, तो भी अगर हम किसी को शिक्षा देंगे तो गुरु दक्षिणा का तो हमारे यहाँ का परंपरा ही है, गुरु दक्षिणा तो हमारे यहाँ का परंपरा है, भारत की परंपरा है, तो गुरु दक्षिणा लोग देते हैं। अब सवाल है कि शिक्षा को बहुत सारे लोग जो है एक माध्यम बना लिए हैं लूटने का। तो मेरी मानसिकता वैसे कभी थी नहीं और ना होगी, ये ऊपर वाले का करम है कि, तो मैंने सोचा कि चलो इस दायरे को बढ़ाते हैं और बच्चों में जो ज्ञान है मेरे अंदर, कंप्यूटर का चाहे इंग्लिश का और भी सब्जेक्ट का, क्योंकि मैंने 1 साल बैठ करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी की, बीपीएससी की तैयारी किया मैंने, तो बहुत सारा जो भी कंटेंट होता है वो, तो मैंने सोचा कि जो है मेरे पास, जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोग बोलें कि आपकी बात समझ में आती है, जितना सर नहीं बता पाए इनके स्कूल के, आप कम दिनों में उससे ज़्यादा अच्छा कर दिए। तो मुझे लगा शायद अगर ऐसा है तो इस दायरे को बढ़ाएं, और मैंने ये सोच कर एक क्लासेस खोला। आज मैं बात करूं तो हमारे बहुत ऐसे हम देखे हैं कि आपका जहां स्कूल है उस शहर में बहुत सारे स्कूल हैं, तो आप अपने स्कूल में क्या सुविधा अपने स्टूडेंट को देते हैं, वो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। जी,
सबसे पहले तो सर, चूँकि मैंने पहले ही बोला कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जहाँ तक सुविधा की बात है तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई अच्छी मिले और वहाँ पर का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा मिले, वहाँ पर का बॉडी लैंग्वेज अच्छा मिले, मतलब जो मैं दे सकता हूँ। एक होता है कि हाँ मैंने क्लास में एसी दे दिया, सुविधा ये भी है। एक होता है कि मैंने क्लास में पूरा एकदम ग्रेनाइट का फ्लोरिंग कर दिया, तो सुविधा ये भी है। तो हमारी सुविधा ये नहीं है सर, हमारी सुविधा है ये होगी, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी होगी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जो हमारी सुविधा है ये वो यही है कि हम उन्हें अच्छा से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें, अच्छा माहौल दें, बॉडी लैंग्वेज उनका अच्छा रखें और अच्छे टीचर्स के माध्यम से अच्छी चीज़ों को उनके अंदर में डालें। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं, उनको जैसा आप शेप देंगे वैसा ही शेप में वो ढलेंगे। तो इस जो ये वाली जो प्रोसेस है इस पे हम लोग काम करते हैं। बेसिकली हम उनको पहले जब एडमिशन होता है तो पहले हम उनका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद देखते हैं कि बच्चे कौन से क्लास में जाते हैं। बहुत सारे स्कूल होते हैं कि गार्जियन का एक चॉइस होता है कि मेरा बच्चा 10 साल का हो गया तो उस हिसाब से इसको क्लास 7th में डाल दें। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। अगर आप 10 साल के हैं तो मैं आपका देखूंगा कि आपकी क्वालिटी कौन से क्लास में जाने लायक है। आप जिस क्लास में जाइएगा, जो जैसी आपकी क्वालिटी होगी उस हिसाब से आपको क्लास में डालेंगे। क्योंकि हमारे टीचर्स, अब आपको हम डाल देंगे 7th क्लास में और हमारे आप उसमें compete कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे 7th क्लास के बच्चे का अलग लेवल होता है। आप 7th क्लास में जाएंगे, एज के हिसाब से आप compete नहीं कर पाएंगे, बातों को समझ नहीं पाएंगे, तो आप जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे। बेटर है कि आप 2 क्लास नीचे रहिए और अच्छे से चीज़ों को, कंटेंट को समझते हुए आगे आप बढ़ेंगे, सीढ़ी से सीढ़ी पे बढ़ेंगे, तब आप आगे अच्छे से, जब मुझे लगेगा कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, आगे बढ़ सकते हैं, तो उस समय देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। प्रमोशन का भी होता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी सुविधा सर, बस यही है कि हम अच्छी पढ़ाई दें, अच्छा इन्वायरमेंट रखें, सही कंटेंट दें, सही टीचर्स दें और जो भी चीज़ डिलीवर करें वो बच्चों को सही माध्यम में पहुँच सके। आज मैं बात करूं तो बहुत ऐसे एजुकेशन के जो टीचर हैं वो ऑनलाइन लेके आ चुके हैं कि अपने बच्चों को एजुकेशन ऑनलाइन देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं खान सर की ही, तो उनका सोच है कि नहीं पूरे वर्ल्ड में मेरा नंबर 1 चैनल हो, हम पूरे हायर एजुकेशन बच्चे को दे, तो ऑनलाइन वो लेके आ गए हैं। तो क्या आपका भी विजन और मिशन इस तरह का है क्या कोई? जी, चूँकि सर मैं ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने MCA किया है, तो इस चीज़ों पर खास विज़न है मेरा। मैंने इस चीज़ों के बारे में खास तरीके से सोचा है। अभी भी हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लास, जैसे कि अभी गर्मी की छुट्टी थी, अभी 1 महीने 15 दिन पहले तक गर्मी की छुट्टी थी, तो गर्मी की छुट्टी के दौरान हमने एक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन क्लास रखा था। तो उसमें कोई भी बच्चों को कभी भी एक टाइम, हर दिन का एक टाइम होता था 2 घंटे का, वो 2 घंटे के बीच में बच्चे कभी भी अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे टीचर्स के साथ में डिस्कस कर सकते थे और टीचर्स उनका सॉल्यूशन देते हैं। तो ये था मेरा कि जो बच्चे अभी 1 महीने के छुट्टी में हैं तो उनको किसी तरह की रुकावट नहीं आए, तो इस तरीके से मैंने एक ऑनलाइन व्यवस्था की। आगे के समय में ऐसी व्यवस्थाएं आती रहेंगी और बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करेंगे। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ किस माध्यम से हम लोग पढ़ाई में करेंगे? तो नॉर्मली देखिए, पढ़ाई जो होता है ना, वो एक टेंजिबल चीज़ है, वो एक छूने वाला चीज़ है। आप छू कर किसी चीज़ को जितना समझ सकते हैं ना, आप उसको दूर से देख करके नहीं समझ सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर कोई मशीन के बारे में हम बताएंगे और आपको हम थ्योरेटिकली उसको बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपसे, आप समझेंगे, बेशक समझेंगे, कोई भी समझेगा। लेकिन अगर वो मशीन को ले करके सामने में अगर थ्योरी आपको बताएंगे, छू करके थ्योरी बताएंगे सर, तो वो आप इतना बेटर समझिएगा ना कि आप कभी भूल नहीं पाइएगा। तो हमारा फोकस जो है, जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो और साथ में जो हमारा पुरानी परंपरा है पढ़ने की, टेंजिबल स्टडी की, प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाने की, उस पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी का अगर कहीं ज़रूरत होता है, अगर कोई सामान हमारे पास नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग उसको स्क्रीन पर ला करके पढ़ाते हैं। स्पेशल इफेक्ट में हम लोग कभी कभी स्पेशल क्लास देते हैं,
लैब में, तो उसमें प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं और कुछ चीज़ों को बहुत ही बारीक तरीके से बताते हैं। इवन कि जो अगर हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है तो बच्चों के सामने वो चीज़ को रखते हैं और उसके बाद बताते हैं। इवन कि कंप्यूटर की पढ़ाई जब हार्डवेयर की हमारे यहाँ होती है ना सर, तो बच्चों को खोल करके कंप्यूटर का पार्ट पार्ट हम लोग दिखाते हैं, ये रैम है, ये रोम है, ये हार्ड डिस्क है, एवरीथिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इन चीज़ों पर हमारा फोकस है। हमारा फोकस ऑनलाइन तो बहुत ये नॉर्मल बातें हैं, अभी ऑनलाइन आज के समय में जो ऑनलाइन क्लासेस है ये नॉर्मल बात है। इसमें खास ये बात है कि आप ऑनलाइन के अलावा कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो हमने भी अपने लिए कुछ खास टेक्नोलॉजी रखी है और खासकर हम लोग प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आज मैं बात करूं तो बहुत सारे हम स्कूल देखे हैं कि जहाँ पे बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ऐसे, तो एक फंक्शन करके वहाँ पे बच्चे को सेलिब्रेट करना, ट्रॉफी देना, ये सब। तो जी। क्या आपके स्कूल में भी इस तरह से सुविधा है क्या? जी देखिए, ये एक्चुअली में सुविधा इसको नहीं बोलिए आप, ये हमारे स्कूल का एक पार्ट है। क्योंकि जब हम लोग इस तरह का कोई फंक्शन करते हैं, एनुअल फंक्शन हमारे यहाँ भी होता है, या फिर एग्ज़ाम के बाद जो पुरस्कार वितरण का जो समारोह होता है वो भी होता है, तो इसमें बच्चों के अंदर में एक होड़ होती है, कंपटीशन होती है कि नहीं इस बार प्राइज़ सर से हम लेंगे, इस बार स्टेज पर हम जाएंगे। तो बिल्कुल हम लोगों के यहाँ ऐसी व्यवस्था है और बच्चों को हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना प्रोत्साहित करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे किसी भी माध्यम से हो शिक्षा ग्रहण करें। अगर वो प्रोत्साहन पा करके खुश होते हैं और उससे उस माध्यम से उनको शिक्षा आता है तो वो भी अच्छी बात है। तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था करी है। और दूसरी बात है कि हम लोग, चूँकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं यहाँ पर सांस्कृतिक जो समारोह है उसका भी एक अलग महत्व है। तो चूँकि हम लोग संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, तो हम लोग अपने स्कूल में सांस्कृतिक समारोह भी करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, जिसमें बच्चे डांस हो या पेंटिंग हो या सिंगिंग हो, किसी भी तरह का कंपटीशन में, यहाँ तक कि इवन कि नाटक में भी बच्चे भाग लेते हैं और इसमें हम लोग उनका प्रोत्साहन करते हैं अपनी तरफ से। क्योंकि अगर किसी बच्चे में हिडन क्वालिटी होता है, हर आदमी में एक क्वालिटी है सर, मैं आप नहीं बन सकता हूँ, आप मैं नहीं बन सकते हैं। तो इसी तरह बच्चे में एक स्पेशल क्वालिटी है जो गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं। तो ये क्वालिटी कैसे आएगा समझ में किस बच्चे में है ये क्वालिटी? पढ़ाई तो हम लोग पढ़ा रहे हैं जिसमें क्वालिटी है, पढ़ाई की अच्छी है, जो अच्छा कैच कर रहा है वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों में क्वालिटी होती है। किसी का डांस मतलब बाई बॉर्न ही बहुत अच्छा डांसर होता है, वो स्टेप को इतना जल्दी कैच कर लेता है। एक्चुअली उस चीज़ों में उनका जो माइंड होता है, तो माइंड उनका उस चीज़ों में ज़्यादा काम करता है, तो बाकी बच्चे उसको कैच नहीं कर पाते। और वो बच्चे उधर झुकाव होता है तो वो डांस को तुरंत कैच कर पाते हैं। कभी देखते हैं 3 साल के कोई बच्चे अच्छा स्टेप डांस कर लेते हैं और 3 साल के उन्हीं के बराबर दूसरे बच्चे से ही बोल नहीं पाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका जो माइंड सेटअप है वो उधर इंटरेस्टेड है और उन चीज़ों को वो कैच कर रहा है। तो ये चीज़ उभार में कैसे आएगा, गार्जियन नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि पुअर बैकग्राउंड के जो गार्जियन होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको बस एक ही बात समझ में आता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा कैसे, मेरा बच्चा पढ़ेगा कैसे। अगर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है तो उनको लगता है ये फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, जाओ पढ़ाई करो। बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि बच्चों में हिडन क्वालिटी होती है। अगर वो डांस कर रहा है, 3 साल का बच्चा स्टेप ले रहा है, 4 साल का बच्चा अच्छा गाना गा रहा है, मतलब गॉड की तरफ से उसको गिफ्ट है। आप वहाँ पर देखिए। तो हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में ये चीज़ देखते हैं और अगर मुझे लगता है कि बच्चे अच्छा कर सकते हैं इसमें, तो हम लोग उस एरिया में भी उनको प्रोत्साहित करते हैं और हम लोग डांस टीचर की भी व्यवस्था करते हैं जो वहाँ पे उसको आगे ले जाने के काम करते हैं। क्योंकि करियर बनना चाहिए, माध्यम कोई भी हो, पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनमें मैंने बोला सांस्कृतिक कार्यक्रम का अपना एक अलग महत्व है। और वो महत्व क्यों है ये अभी आपसे मैंने डिस्कस कर लिया। जब आपको द भारत शो से इनवाइट किया गया, कॉल गया हमारे टीम के द्वारा, तो यहाँ पे आके आपको कैसा फील हो रहा है? जी, जब द भारत शो से मुझे कॉल आया तो मुझे लगा कि चलो अपनी बातों को, अगर मेरे 2 शब्दों से कि कोई पॉजिटिव वे में अगर बातें जाती हैं तो उनसे अगर कोई कुछ सीख लेता है या फिर उनसे
किसी तरह का उन्हें लाभ होता है, तो मुझे भी एक मंच मिला यहाँ पर आकर के, जिससे मैं अपनी बातों को बोल सकूँ। और तो यहाँ पर आए तो मुझे आप लोग द भारत शो की जो टीम लगी, बहुत ही अच्छी टीम है और कोऑपरेटिव है। आप लोग बिल्कुल अपने से लग नहीं रहा है कि हम पहली बार यहाँ आए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले मिल चुके हैं, ऐसा आते के साथ। और यहाँ की जो व्यवस्था भी है वो बहुत ही अच्छी है, और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैं तो ये कहूँगा सर कि आप जो भी लोग हैं जो समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, आप उन सभी का इंटरव्यू यहाँ करवाइए और उस माध्यम से लोगों को मैसेज पहुँचाइए, ताकि लोग अच्छी बातों को अपने अंदर में ले सकें। तो आप सभी का धन्यवाद, और बेसिकली द भारत शो का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग का शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम सभी एजुकेशन के बारे में जाने कि कैसे अपने स्कूल को अच्छे तरीके से आज रफ्तार दे रहे हैं, अपने बच्चों को, जो भी उनके स्कूल में बच्चे हैं उनको किस तरह से एजुकेशन दे रहे हैं, हौसला बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी आना चाहते हैं द भारत शो में, आप भी चाहते हैं कि आपका भी इंटरव्यू पूरे दुनिया के सामने जाए, तो स्वागत करता हूं द भारत शो में। दोस्तों, हमारा यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपको इनवाइट करेगी द भारत शो में, और आपका भी इंटरव्यू पूरे दुनिया के सामने लाने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।